हेलो बच्चों, मैं प्रदीप शौकन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पी स्टडी मंत्रा में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम हमारे इतिहास विषय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे तीनों अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सरस्वती सिंधु सभ्यता, दूसरा प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, उसके बाद तीसरा विश्व के प्रमुख दर्शन, और आज हमारा चौथा अध्याय जिसका नाम है मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और 2 या 3 क्लास में हम इस अध्याय को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय 4, मध्यकालीन समाज, यूरोप एवं भारत। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में पढ़ेंगे यूरोप में मध्यकालीन समाज की संरचना, यानी कि मध्यकाल में यूरोप का जो समाज था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसकी संरचना कैसी थी। उसके साथ हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे मध्यकाल में यूरोप में स्त्रियों और कृषकों यानी किसानों की दशा कैसी थी। तीसरे नंबर पर हम इस अध्याय में बात करेंगे मध्यकाल में भारत की सामाजिक संरचना। जिस प्रकार हमने यूरोप की समाज की संरचना पढ़ी, उसी प्रकार भारत के अंदर मध्यकाल में समाज कैसा था, उसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे मध्यकाल में भारत में किसानों, दासों और स्त्रियों की दशा। यानी कि एक हम बात करेंगे यूरोप के बारे में और एक हम बात करेंगे भारत के बारे में, और दोनों का कालखंड एक ही होगा, मध्यकाल के समय की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज यूरोप के समाज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी देश की सामाजिक संरचना का आधार वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है, वहाँ का भौतिक पर्यावरण होता है। लेकिन समय के साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन भी आते हैं। देखिए, समय के साथ समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि परिवर्तन क्या होता है, एक सृष्टि का नियम होता है। तो सामाजिक संरचना है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन समय के साथ साथ चेंजिंग आती रहती है। परिवर्तन का कारण समाज की आवश्यकताएं होती हैं। जी हाँ, जो परिवर्तन समाज के अंदर होते हैं उनका कारण होता है समाज की आवश्यकताएं। जैसा कि अक्सर कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इतिहास इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन का एक विज्ञान है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि सामाजिक संरचना सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर रही है। यानी कि जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सरल से जटिल की ओर अग्रसर है। प्राचीन काल में सामाजिक संरचना सरल थी, आसान थी, सीधी थी। मध्यकाल तक आते आते वो जटिल हो गई थी। यूरोप में मध्यकाल को अंधयुग कहा गया है। क्या कहा गया है? अंधयुग कहा गया है। यूरोप में जो मध्यकाल है उसको अंधयुग की संज्ञा दी गई है, अंडरलाइन कर लीजिए। इस कालखंड को वहाँ शक्तिशाली द्वारा कमजोर के शोषण का दौर माना जाता है। यानी कि मध्यकाल में यूरोप में अगर कहें कि वहाँ पर जो शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने जो निम्न वर्ग थे या कमजोर वर्ग थे उनका शोषण किया है, जिस वजह से यूरोप में मध्यकाल को अंधयुग माना है। यूरोप में विशाल राज्यों के पतन के बाद सामंतों ने शासकीय दायित्व निभाने आरंभ कर दिए थे। उनके शोषण का आधार शोषण, भोग विलास था। दूसरी ओर भारतीय समाज की अगर बात करें, भारतीय समाज में मध्यकाल में इस्लाम का आगमन हुआ। बिल्कुल हाँ, मध्यकाल में भारत के अंदर जो शासन वर्ग था वो इस्लाम धर्म से संबंध रखता था। जैसे कि आपने मध्यकाल इतिहास में पढ़ा भी होगा कि महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 तक, 1000 ईस्वी से 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किए,
जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार करना और यहाँ से धन लूटना। और काफ़ी भारी मात्रा में मोहम्मद गजनवी भारत से 17 बार आक्रमण करके धन लूट के लेके गया। उसके बाद एक और तुर्क आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, जो 1175 में 1175 में जिसने आक्रमण किया। आपने पढ़ा होगा तराइन का युद्ध जो 1191 में हुआ था, और तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था। दोनों युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुए। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। यानी कि जो दिल्ली और अजमेर के अंदर जो चौहान वंश का राज था, जिसमें पृथ्वीराज अंतिम शासक थे, जो पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद चौहान वंश का अंत हो गया, और दिल्ली के अंदर जो मोहम्मद गोरी था उनका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम साम्राज्य शुरू हो गया। और वहाँ से लेकर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर अनेकों वंश आए, उनके शासक बने। और फिर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी वंश का शासक था, इब्राहिम लोदी, और मुगल वंश का बाबर था, जो उसके मध्य 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की जीत हुई और दिल्ली पर मुगल वंश की नींव रखी। 1526 से लेकर 1857 तक दिल्ली के ऊपर मुगलों का राज रहा। यानी कि हम बात करें मोहम्मद गोरी के जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, वहाँ से लेकर 1857 तक दिल्ली पर, या हम ये मध्यकाल जो भारत है, यहाँ इस्लाम धर्म का शासन रहा। तो आगे बात करते हैं। तो दूसरी ओर भारतीय समाज में मध्यकाल में इस्लाम का आगमन से अनेक परिवर्तन हुए। इस्लाम के प्रसार के लिए धर्मांतर हुआ, यानी कि हिंदुओं को, ईसाइयों को या सिखों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। यद्यपि इसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई, भारतीय जनता ने मध्यकाल में विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर प्रतिरोध किया। चलिए आगे बात करते हैं यूरोपीय समाज की। तो आज हम यूरोपीय समाज को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम यूरोपीय समाज पूरा पढ़ें और कल की क्लास में फिर हम भारतीय समाज के बारे में बात करेंगे। तो यूरोपीय समाज, जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज था वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 3। पहला वर्ग था जो उनका था पादरियों का, दूसरा वर्ग था सामंतों का, और तीसरा वर्ग था सामान्य वर्ग। तो कितने वर्गों में बटा था बस यूरोपीय समाज? 3 वर्गों में, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग और सामान्य वर्ग। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से। पहला वर्ग पादरियों का था। इनका मुख्य कार्य ईश्वर की सेवा करना और चर्च की व्यवस्था देखना था। यानी कि जिस प्रकार भारतीय समाज में पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, वो मंदिरों की देखभाल करते हैं, ईश्वर की पूजा, ईश्वर की सेवा करने का काम करते हैं, उसी प्रकार यूरोपीय समाज में पादरी होते थे जो चर्च की व्यवस्था देखते थे और ईश्वर की सेवा करते थे। दूसरा वर्ग सामंतों का था, जिन पर समाज की रक्षा का भार था। तीसरा वर्ग सामान्य जन का था, जो ऊपरी दोनों वर्गों के लिए जीवन यापन के साधन जुटाता था। सामान्यतः लोग मानते थे कि समाज का यह विभाजन ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है, ऐसा उनकी मान्यताएं थी। इसलिए प्रत्येक वर्ग को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, ये सब बहकाने की चीज़ें थी। लोगों का मानना था कि वर्ग विशेष के लोगों को
ईश्वर ने उसी वर्ग के योग्य गुणों के साथ जन्म दिया है। सामान्य गुणों से युक्त व्यक्ति ने न पादरी बन सकता है और न ही सामंत। अगर कहें कि ये जो बातें हैं ये फैलाई गई हैं, वो पादरी वर्ग के द्वारा ही फैलाई गई थी। भारतीय समाज में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ वर्गों को निम्न माना जाएगा और कुछ वर्गों को उच्च माना जाएगा, और इसके आधार पर समाज में भेदभाव होगा। और यही कुरीतियाँ आगे चलकर हमें अंग्रेज़ों के समय काफ़ी तंग करेंगी, और कुछ महापुरुष होंगे भारत की धरती पर जो सबका पुनर्जागरण करेंगे, यानी सबको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो पहला वर्ग है, पादरी वर्ग। पादरी आपने देखा भी होगा, पादरी जो चर्च में होते हैं जिसको फादर बोलते हैं। तो समाज में पादरियों का वर्ग सर्वोच्च था। भारत में पुरोहित वर्ग और यूरोप में पादरी वर्ग सबसे ऊपर। उनका यूरोपीय समाज पर गहरा प्रभाव था। पादरी गिरजाघर में यानी चर्च में ईश्वर की सेवा में लगे रहते थे। गिरजाघर ईसाइयों का उपासना घर होता था। यूरोप के सभी लोगों में असंख्य गिरजाघर थे। यूरोप के सभी भागों में असंख्य गिरजाघर थे। जैसे हमारे मंदिर होते हैं वहाँ पर चर्च होते हैं। देखिए पादरी, ये चित्र भी दिखाया हुआ है, आपने देखा भी होगा फिल्मों में। कुछ गिरजाघर के पास बड़ी भूसंपत्ति होती थी। जैसे भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा भूसंपत्ति है। गिरजाघर की घंटी लोगों को प्रार्थना के लिए आह्वान करती थी। उन्हें खतरे की सूचना भी देती थी। लोगों का यह भी विश्वास था कि घंटी की ध्वनि में तूफान और भूत प्रेत से रक्षा करने की शक्ति है। ये सभी उनकी मान्यताएं हैं। ये पादरी एक प्रकार के भूस्वामी होते थे। भूमि से प्राप्त आय का उपयोग ये पादरी अपनी निजी हितों के लिए करते थे। यही इनकी असलियत थी। राजा तथा लॉर्ड सामंत इनसे परामर्श भी लेते थे। हमारे यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग होता था ऊपर, यानी पुरोहित वर्ग, और उसके बाद क्षत्रिय वर्ग होता था, यानी शासन वर्ग। तो शासन वर्ग हमारे यहाँ ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, यानी ब्राह्मण परामर्श देने का काम करते थे, पुरोहित। और उसी प्रकार यूरोपीय समाज में जो पादरी थे वो परामर्श देने का काम करते थे। कई छोटे सामंत तो इनसे कर्ज भी लेते थे। बड़े गिरजाघर के पादरी सुंदर महलों में रहते थे। भड़कीले रेशमी वस्त्र, रत्न पहनते थे, घोड़े रखते थे। बड़े पादरियों के अतिरिक्त पादरियों की एक अन्य श्रेणी भी थी जिसमें छोटे पादरी आते थे। वे छोटे गिरजाघर के संरक्षक होते थे जो दूर किसी गांव में स्थित होता था। ये मुख्यतः साधारण किसानों और शिल्पियों के पुत्र होते थे। बचपन में थोड़े से धन के लालच में ये चर्च की सेवा का प्रण लेकर चर्च के छोटे मोटे काम करने लग जाते थे, और गांव में जब कोई सामंत गिरजाघर का निर्माण करता था वह इन पादरियों को वहां नियुक्त कर देता था। इन पादरियों के पास एक मकान के अतिरिक्त कुछ भूमि भी होती थी। ग्रामवासी अपनी आय का 10वां भाग यानी 1/10 चर्च को देते थे। बड़े पादरियों की तरह ये छोटे पादरी अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। गिरजाघर में नियुक्त करने से पहले बड़े पादरी, जिसे बिशप, द्वारा इनकी परीक्षा भी ली जाती थी। यह परीक्षा केवल नामात्र की होती थी। इन पादरियों को न तो लैटिन भाषा लिखनी आती थी न ही बोलनी। यहाँ तक कि प्रार्थना के लिए भी ये स्थानीय भाषा का उपयोग करते थे। ये पादरी किसानों की तरह ही रहते थे। जो छोटे पादरी थे किसानों की तरह ही काम करते थे, लेकिन जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित संस्कार इनके बिना पूरे नहीं माने जाते थे। यानी कि अगर किसी का देहांत हो जाता तो जो उसका अंतिम संस्कार होता था वो पादरियों के अनुपस्थिति में संभव नहीं था। उनकी ऐसी मान्यताएं थी, यानी उनका प्रेजेंट होना वहाँ पर जरूरी था। यूरोपीय समाज में जो हमने बात की पादरियों के बारे में, ये वैसा ही है जैसा भारत में होता था। आप आज भी देखते होंगे कुछ साधु संत आज भी मंदिरों में बैठते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति भी होती है, गाड़ियों में घूमते हैं।
तो वहीं कुछ छोटे साधु संत होते हैं जिनके पास कम संपत्ति होती है। तो वैसा ही समाज था यूरोप के अंदर। कुछ पादरी गिरजाघरों के किराए पर लगा देते थे, वाह जी वाह, भगवान के मंदिर को ही किराए पर चढ़ा दिया इन्होंने। तो कुछ गिरजाघरों के सोना चांदी के पूजा पात्रों को बेच डालते थे। यानी कि जो आज करप्शन चल रहा है वो आज से नहीं, वो पहले से ही है। और ये भारत में नहीं था, ये यूरोपीय समाज में भी देखने को मिलता है। यूरोपीय समाज और भारतीय समाज में आपको देखोगे इस लेसन में कि काफ़ी कुछ मिलता जुलता मिलेगा। मैं आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में। इसके बाद हम भारत के समाज के बारे में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। कुछ लोग गिरजाघरों से ही जुआ खेलते थे और कुछ वहीं झगड़ पड़ते थे। जैसे हमारे साधु संत हैं मंदिरों में ही शराब पीने लग जाते हैं, तो वैसे ही ये जुआ खेलते थे। जो दूसरा है वो है सामंत वर्ग। पादरी वर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया, बिल्कुल आम सी बात थी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कोई शब्द या कोई बात आप देखने को नहीं मिली इसमें। सामंत वर्ग में मध्यकालीन यूरोप में सामंतों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था। इसका मुख्य कार्य न्याय व रक्षा करना था। पूछ सकता है कि मध्यकालीन समाज में, यूरोपीय समाज में सामंत वर्ग का मुख्य कार्य क्या होता था। तो मध्यकालीन समाज में सामंत वर्गों का मुख्य कार्य न्याय रक्षा करना था। भूमि पर इन्हीं का अधिकार था, लेकिन इन सामंतों के भी अनेक उपवर्ग थे, यानी आगे ये भी बंटे हुए थे। यह यूरोपीय समाज का शासकीय वर्ग था, यानी जो शासन करता था, यानी कि राजा बोलते हैं हम जिसको, वो बड़े भूस्वामी काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। अंडरलाइन कर लीजिए, ये बाद में उपयोगी शब्द में ऐसे ही शब्द आपको मिलेंगे, या कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपसे सीधा पूछ लेगा कि बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे, कहाँ, यूरोपीय मध्यकालीन समाज में, तो काउंट या लॉर्ड कहलाते थे। शारीरिक अक्षमता, तत्काल निर्णय, आदेश देने और आज्ञा पालन के गुण इनमें बचपन से ही विकसित किए जाते थे। इन्हें युद्ध विद्या, आखेट आखेट यानी शिकार करना, उचित खानपान, घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि इनका काम ही शासन करना था और शासन करने के लिए ये सभी योग्यताओं का होना आवश्यक है। सामंत न्यायालय में बैठकर न्याय करते थे। इनके पास सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी जिसका मुख्य कार्य युद्ध में भाग लेना था। समस्त का स्वामित्व राज्य के पास था। वह भूमि को बड़े सामंतों में बांट देता था। उसी भूमि को बड़े सामंत अपने से छोटे सामंतों में बांटकर उन्हें भूस्वामी बना देते थे, यानी जमीन का, भूमि का स्वामी। प्रत्येक छोटे भूस्वामी को अपने से बड़े स्वामी की सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। इसी कारण इन्हें सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ती थी ताकि समय समय पर स्वामी की सहायता की जा सके। सामंतों का जीवन वैभवशाली था, यानी आरामदायक, काफ़ी शानो शौकत वाला। वे बड़े महलों में रहते थे, बहुमूल्य वस्त्र धारण करते थे तथा उनके पास हजारों एकड़ भूमि होती थी। इनके यहाँ पादरी, अंतःपुर प्रहरी के अतिरिक्त दर्जनों नौकर चाकर होते थे। छोटे सामंतों को भू संपदा को जागीर या मेनर कहा जाता था। अंडरलाइन कर लीजिए, जो छोटे सामंतों की भू संपदा यानी भूमि की जो उनके पास संपदा होती थी उनको जागीर या मेनर कहा जाता था। देखिए क्या होता था, सबसे ऊपर राजा होता था, उसके बाद क्या कहते थे उसको, सामंत या लॉर्ड कहते थे ना, जो जिसके पास मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। उनके नीचे फिर उपसामंत यानी आगे उपवर्ग थे, जहां हमने पढ़ा था कि काउंट या विस्काउंट जिसको बोला था। उसके बाद नाइट और फिर किसान। देखिए आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। चलो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एक किला व सैकड़ों एकड़ भूमि होती थी। मेनर का भूस्वामी अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था। जो मेनर का जो भूस्वामी था वो अपनी भूमि पर दास किसानों से कृषि करवाता था, न्याय करता था तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वामी की सैनिक सहायता भी करता था।
इनके मेनर के किलों की रचना व सजावट साधारण होती थी। मेनर के किले थे जो उनकी रचना साधारण थी। ये बाहरी दुनिया की प्रत्येक बड़ी सूचना रखते थे। उनकी संगीत व नृत्य में रुचि होती थी। वे बहुमूल्य गाउन के साथ साथ भड़कीले और रंगीन वस्त्र पहनते थे और गले में माला तथा अंगूठी डालते थे। क्रोधित होकर पत्नियों को पीटना, नौकरों को मारना आदि उनकी आदतों का भाग था। चलिए, यहाँ पर हमने क्या समझा कि सबसे पहले जैसे राजा हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर क्या हो गया, राजा हो गया। राजा के नीचे सामंत होते थे। क्या होते थे, सामंत होते थे, ठीक है। तो राजा भूमि का स्वामी, राजा ने अपनी जमीन किसको दे दी, सामंत को। सामंत ने आगे किसी और को दे दी, ठीक है ना, और उसने किसी और को दे दी। यानी आखिर में जो किसान है वो खेती करेगा, ये प्रॉफिट देगा इसको, ये प्रॉफिट देगा इसको, और ये प्रॉफिट देगा राजा को। और ये सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा ये लास्ट वाला, बाकी ये शानो शौकत से रहेंगे। सबसे ज़्यादा ऊपर राजा शानो शौकत में रहेगा, फिर सामंत, यानी जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी वो उतने ही शानो शौकत से रहेगा। चलिए, यहाँ हमने क्या बात की थी कि यूरोप का समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था। पद सोपान में सबसे ऊपर राजा, सबसे ऊपर कौन था, राजा, और सबसे नीचे किसान। सबसे ऊपर राजा और सबसे नीचे किसान, बीच में ये सामंत और उपसामंत होते थे। चलिए आगे बात करते हैं सामान्य जन की। हमने 2 वर्ग पढ़ लिए, उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य जन। सामंत जन मध्यकालीन समाज का तीसरा वर्ग पादरियों और सामंतों से अलग सामान्य जन था। इस वर्ग का काम ऊपरी वर्गों के लिए संसाधन और खाद्य सामग्री जुटाना था। जैसे भारतीय समाज के बारे में हम पढ़ेंगे तो भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। शूद्र का काम होता था ऊपर वाले तीनों वर्गों की सेवा करना। तो उसी प्रकार यूरोपीय समाज में पादरी और जो दूसरा वर्ग हमने पढ़ा था, इन दोनों वर्गों की, तीसरा वर्ग सामान्य जन दोनों वर्गों की सेवा करेगा या उनके लिए संसाधन जुटाने का काम करेगा। पहले वर्ग का काम प्रार्थना करना, दूसरे वर्ग का काम रक्षा करना, यानी शासक का काम रक्षा करना, और इस वर्ग का काम दोनों समाजों के लिए उत्पादन करना। मध्यकालीन व्यवस्था कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी, कृषि पर। अतः इस वर्ग में बड़ी संख्या किसानों की थी। कृषि आधारित मध्यकालीन यूरोपीय अर्थ उसके पशु भी शरण ले लेते थे। ये लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे, एक दास की भांति। स्वामी या लॉर्ड की अनुमति के बिना अपने बच्चों का विवाह तक नहीं कर सकते थे। स्वामी या सामंत की जागीर को ये लोग छोड़कर नहीं जा सकते थे। स्वामी की भूमि पर खेती के अतिरिक्त स्वामी के घर पर भी उनके अनेक काम करने पड़ते थे, जिनका इन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलता था। यानी बेगार में इनसे काम करवाया जाता था। बेगार यानी कि बिना उसकी दिहाड़ी, बिना काम की मजदूरी दिए फ्री में काम करवाना, क्या होता है, बेगार। और जब पूरे जीवन जबरदस्ती उससे बिना पारिश्रमिक के काम किया जाए तो उसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, जो भारतीय संविधान में आज के समय में दंडनीय अपराध है, या हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर हमसे कोई बंधुआ मजदूरी कराता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, यानी कि अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ का जो सामान्य वर्ग था काफ़ी दबा हुआ था, उसको बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते थे जो उनके विकास में बाधित थे। यह इस प्रकार के कार्यों को बेगार कहा जाता था। यह बेगार इनके पूरे परिवार को करनी पड़ती थी, पूरे परिवार को ही पीसा जाता था। सामंत के खेतों में काम करने के अतिरिक्त उन्हें चक्की में गेहूं पिसवाने के साथ साथ तंदूर में रोटी भी पकवानी पड़ती थी, यानी कि सारा काम इन्हीं से करवाया जाता था।
उसके बाद है अंधविश्वास। यूरोपीय समाज में सर्वत्र अंधविश्वास का बोलबाला था। ग्रामवासियों के लिए चरच और चमत्कार में अभिन्न संबंध था। किसान बपतिस्ता, क्या बपतिस्ता का जल फसलों पर छिड़कते थे। बपतिस्ता क्या होता है, देखिए नीचे देखिए, धार्मिक स्नान। बपतिस्ता मीन्स धार्मिक स्नान। ईसाई धर्म में प्रक्षालन करने या किसी व्यक्ति को चर्च की सदस्यता देने के लिए की जाने वाली धार्मिक क्रिया, यानी कि इस जल को अपनी फसलों पर छिड़का जाता था तथा पशुओं को पिला देते थे। बुद्धिमान पादरी अंधविश्वासों व चमत्कारों के विरोधी थे, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था। यानी कि जिस प्रकार भारतीय मध्यकालीन समाज में, हमारे यहाँ तो आधुनिक समाज में भी हम देखेंगे कि बहुत सारे अंधविश्वास आडंबर हमारे यहाँ प्रचलित थे। यानी कि सती प्रथा, बाल विवाह, पता नहीं कितनी कुरीतियां हम आधुनिक भारत में देखते हैं जो मध्यकालीन समाज से चलती आ रही थी। तो उसी प्रकार यूरोपीय समाज में भी एक समय ऐसा था कि ये सभी कुरीतियां वहाँ पर भी ऐसे ही चलती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय समाज में ही ऐसी बुरी आदतें थी, यूरोपीय समाज में भी ये सभी थी। ये बातें सभी उन्होंने भी फेस की हैं। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर पुनर्जागरण भारत की अपेक्षा पहले आ गया। वहाँ पर औद्योगिक क्रांति भारत की अपेक्षा पहले आ गई। अब जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तब तक हमारी बुरी कुरीतियों से बिल्कुल हमारा समाज को पुनर्जागरण की आवश्यकता थी। ठीक है ना, यानी कि तब तक हम काफ़ी पीछे ही थे। हमारे यहाँ आज भी उस समय भी अंधविश्वास का बोलबाला था, लेकिन उस समय यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो चुका था, वहाँ औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। बस यही फ़र्क है कि यूरोपियन कंट्रियाँ आज हम भारत से कुछ वर्ष आगे हैं, क्योंकि वहाँ पुनर्जागरण पहले हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय किसान, यानी कि किसान की स्थिति क्या थी। चलिए, यूरोप में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। कैसी? कृषि पर डिपेंड थे, जिसमें भूमि का बड़ा महत्व था। भूमि पर राजा का एकाधिकार था, यानी उस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार था? सिर्फ राजा का। भूमि पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार था। वह भूमि सामंतों में बांट देता था। किसको बांट दी? राजा ने सामंतों को। सामंत उसे उप सामंतों में बांट देते। राजा सामंत को भूमि दे देता, सामंत उप सामंतों को भूमि दे देता, और उप सामंत किसानों से खेती करवाते। और किसानों की स्थिति का तो आपको पता ही है। किसानों की अनेक श्रेणियां थी, यानी किसान भी अनेक कैटेगरियों में बटे हुए थे। कुछ किसानों की अपनी जमीन होती थी, जिसे स्वतंत्र किसान कहते थे, यानी उनके खुद के पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, उस पर वो मनचाहे जैसे खेती कर सकते थे, तो उन्हें स्वतंत्र किसान। लेकिन समाज में इनकी संख्या कम थी जिनके पास जमीन थी। किसानों में बड़ी संख्या अर्ध कृषकों की थी। किसकी थी? अर्ध कृषकों की, जो सामंत की जमीन पर खेती करते थे। राजा ने सामंत को दी, सामंत ने उपसामंत को दी, उपसामंत ने किसानों से खेती करवाई। किसानों की भी बहुत सारी कैटेगरी थी। एक स्वतंत्र किसान जिसके पास खुद की जमीन होती थी, दूसरे अर्ध किसान, अर्ध कृषक जो सामंतों की जमीन पर खेती करते थे। ये जमीन के साथ ही बंधे होते थे। यदि जमीन कोई दूसरा सामंत ले लेता था तो इन अर्धदासों का स्वामी भी वही हो जाता था। यानी कि सामंत अगर चेंज हो गया तो इनका स्वामी भी चेंज हो गया। इन्हें उपज का नामात्र का भाग मिलता था, यानी जितनी फसल होगी, जो पैदावार होगी, उसका कुछ ही भाग मिलता था। ये जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। इसे गैर कानूनी माना जाता था, यानी इनके नियम थे, ये कानून था। इनको विलेन भी कहा जाता था। क्या कहते थे इन किसानों को? विलेन। ये अज्ञानता का प्रतीक थे। यूरोप में अनेक कहावतें प्रचलित थी, जैसे किसान का मस्तिष्क वज्र का है, जिसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि वज्र यानी एक पत्थर का है कि उसमें विचार प्रवेश नहीं कर सकते। सुगंध से भी वे बेहोश हो जाते हैं
वर्षा के जल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल उनके चेहरे को नहीं छूता। चलिए, यहाँ हमने बात की मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज है वहाँ के किसानों के बारे में। चलिए, कल हम बात करेंगे ईसाई मठों के जीवन, उसके बाद हम बात करेंगे स्त्रियों के जीवन, मनोरंजन के साधन और सामरिकता, और इस प्रकार उसके बाद शिक्षा के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय समाज के बारे में। चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान करवाया जाएगा लाइन बाय लाइन। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।